ये 4 लेबर कोड्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे, आपको मालूम है कि खतरनाक रहेगा, लेकिन आपका समझ में ये नहीं आएगा कि कितना खतरनाक है। इससे हमारा सारे कानून खत्म हो जाएगा। आपने सालों से लेबर कोर्ट में गए, नेशनल ट्राइब्यूनल में गए, लिटिगेशन की, लेकिन अब पूरा नष्ट होगा। और मोदी जी का विचार ऐसा है कि सिर्फ कानून को नष्ट करे यहां तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा कोर्ट सिस्टम, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट का सिस्टम वो खत्म करना चाहते हैं। ये फाइट टू द फिनिश। मोदी जी के साथ और फाइट नहीं होते, ये फाइट टू फिनिश। वो हमको फिनिश करना चाहता है और हमें भी तैयार होना चाहिए इस फाइट के लिए। कल एक बड़ा 5 स्टार होटल में मीटिंग हुआ, ललित होटल दिल्ली, और बुलाया ये बड़े बड़े वकील जो पूंजीपति की तरफ से फाइट करता है। इन लोगों ने मीटिंग बाय मिस्टेक उसमें हमको भी बुलाया। शायद उनको लगा कि सब राइट विंग लॉयर को सुनने के बाद हमें भी बुलाना, हमारी बात भी सुने। उसमें एक जज था सुप्रीम कोर्ट का, थोड़ी सी आवाज तेज कर दो भैया। माइक चल रहा है ठीक से? उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी था, जस्टिस मनमोहन, अच्छा जज है। बोलने लगा कि ये बहस करना बहुत जरूरी है, हमारा लेबर कानून बहुत पुरानी है, पुराना को नया लाना जरूरी है, पुराना को हटाना और नया कानून लाना बहुत जरूरी है। जैसे अमित शाह ने बताया पहले, ये कॉलोनियल कानून है, ब्रिटिश जमाना का कानून है, और इसको रद्द करना, नया कानून लाना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा देश का विकास हो सकता। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज शुरुआत में इनॉग्रेशन सेशन में ये बताएगा, क्या जवाब है? तो जवाब में मैंने कहा, क्योंकि समय कम था, 10-10 मिनट सभी को, जज साहब को भी 10 मिनट, हमको भी 10 मिनट। मैंने कहा कि नतीजा ये निकलेगा हमारा देश में, आर्मी ऑफ स्लेव्स, पूरा देश में कामगार वर्ग गुलाम बनेगा, क्योंकि कानूनी जो हमारा सुरक्षा के लिए है वो खत्म करेगा। क्या रहेगा? कामगार। आते वक्त ये पट्टी मैंने देखा रास्ते में, ब्रिक हिल, और रास्ते के बगल में सब कामगार की फैमिली, जैसे 30 साल 40 साल पहले, गरीब अभी भी है, और भविष्य में और तीव्रता से ये गुलामी व्यवस्था होने वाला है। तो मैंने जवाब दिया जज साहब को, पता नहीं क्या लगा, लेकिन जब मैं यंग लॉयर था, करीब 30 साल पहले, 30-35 साल पहले जब मैं प्रैक्टिस करता था, तब से मुझे सुनने को मिला कि ये कानून को निकालना जरूरी है, क्योंकि इंडिया में
अगर बाहर का पूंजी अगर यहां आकर्षित करना है, जरूरी है कि ये कानून निकालना, क्योंकि बाहर के पूंजीपति, इंटरनेशनल पूंजीपति कहता है हम इंडिया में पैसा लाना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ का कानून बहुत प्रो लेबर है, लेबर का फेवर में है, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। 30-35 साल पहले, और तब लोग कहते थे कि निकाल दो, देश का विकास अगर होना ये कानून खत्म करो। और वही बात हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज कल वही बात है, अगर विकास करना है तो कानून निकाल। लेकिन साथियों, आश्चर्य की बात है, ये जो रिफॉर्म है, चेंज, बदलाव, ये जुडिशरी से आया। क्योंकि जब मैं यंग था और मैं प्रैक्टिस करता था कोर्ट में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, टेम्पररी वर्कर वगैरह केसेस करते थे, जजेस खुद कहते थे ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा कंसल्टेंट, सब तुम्हारा और तुम्हारा वामपंथी डायलॉग, वामपंथी बहस ये नहीं चलेगा, यहां से विकास नहीं। तो जुडिशरी ने शुरुआत किया, हमारा जुडिशरी जिसमें मैंने बहुत विश्वास रखा। मेरे दोस्तों जो स्कूल में था, कॉलेज में था मेरे साथ, कुछ लोग कॉलेज में पढ़ाई छोड़ के नक्सलाइट बन गए और ग्रामीण इलाके में गए, कुछ लोग बिहार आए, हथियार लिया, फाइट किया जमींदार के खिलाफ, और कुछ हमारे फ्रेंड्स उसमें मारे गए। मेरा फ्रेंड मुझसे कहता था तुम यकीन करते हो, ज्यादा यकीन करते हो कॉलेज कानून में, ज्यादा यकीन करते हो, तो बिलीव मत करो, ये सब झूठ है। लेकिन मैं उस वक्त थोड़ा यंग था, तो मैंने कहा नहीं, कोर्ट से थोड़ा बहुत थोड़ा कुछ मिल सकता है। और वो भी बात सही था, क्योंकि उस वक्त के जजेस जो थे अलग किस्म के जजेस, जो नेशनल मूवमेंट के थ्रू से आए थे, वो लोग आए थे, उनके पिताजी लोग वगैरह ब्रिटिश के खिलाफ फाइट करने के, तो अलग उनका दिमाग थोड़ा अलग सा था। ऐसा नहीं जो आज के जजेस है, सब मोदी सरकार के जमाने के जजेस, अच्छे लोग थे तब। मैं कह सकता आराम से 70% लोग हमारा हाईकोर्ट में, ये 1970s 1980s 70% लोग प्रो पीपल थे, पब्लिक का फेवर में था। बॉन्डेड लेबर का केस लेना, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का केस लेना, टेम्पररी वर्कर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, पब्लिक के फेवर में था। जब मैं उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं, सेल का जजमेंट सबसे पहले शिफ्ट जो हो गया, चेंज हो गया 2001 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का केस में। और सेल के पहले 1999, 1998, 1999 में एयर इंडिया का जजमेंट आ गया। और एयर इंडिया जजमेंट इतना शानदार जजमेंट है, एक वक्त दोबारा आएगा जिसमें इस तरह का जजमेंट आना शुरू करे। एयर इंडिया का जजमेंट में जज साहब ने कहा परमानेंट काम, अगर आपका काम लगातार है, परमानेंट काम मतलब परमानेंट वस्तु, सिंपल सिद्धांत, सिंपल। तो 5 साल लगातार काम किया, 8 साल लगातार काम किया, मतलब आपकी जरूरी है कि आप इस काम,
ये परमानेंट नेचर ऑफ वर्क है, तो परमानेंट नेचर ऑफ वर्क अगर है, परमानेंट बन जाओ। एयर इंडिया से पूरा पूंजीपति इंडिया के पूरी सारे पूंजीपति डर गया, क्योंकि इनके कारखानों में 10 साल दे वर वर्किंग फॉर 10 years, 20 years, 30 years। ना ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने का नहीं। हाउ लॉन्ग यू वर्क, कितने साल काम किया? सर 10 साल, परमानेंट। सिंपल सिद्धांत, इसमें ज्यादा कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टडी करने की जरूरत, रिसर्च करने की जरूरत नहीं। सिंपल प्रिंसिपल, रेगुलर वर्क, रेगुलर वर्क। उसको ओवरटर्न करने के लिए मैंने नजदीक से देखा कि बिहाइंड द सीन कैसा होता है। हमें लगता है कि हम केस लिया जज साहब के सामने, जज साहब डिसाइड करेगा, उसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है, बिहाइंड द सीन होता है पूरा। और चीफ जस्टिस तक ये प्लानिंग हो गया कि ये जजमेंट को निकालना जरूरी है। तो चीफ जस्टिस, उस वक्त का चीफ जस्टिस, वो पूंजीपति का जैसा उसका विचारधारा था। उसने 5 जज का बेंच बनाया, सेल जजमेंट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड केस, 5 जज का। इसको रद्द, ये पहला वाला जजमेंट है जो 3 जज का था और 5 जज। और सेल जजमेंट का ये था, आखिर इसका ये रिजल्ट ये निकला कि तुम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सालों से काम किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रेगुलर बनोगे। अभी इसके लिए वकील होना भी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये फैक्ट्री ओनर, ये मालिक जो है, वो अलग तरह से काम करवा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन, और ये है जजमेंट का ये मेन पॉइंट, ऑटोमेटिक ऑब्सॉर्प्शन। तुम 10 साल किया, ऑटोमेटिक तुम परमानेंट बन जाओगे। खत्म हो गया, खत्म हो गया। और सेल 5 जज का जजमेंट था, 5 जजेस का जजमेंट था। तो सेल का नतीजा क्या निकला कि 2000 से अभी 25 साल हो गया, पूरा देश में कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम फैल गया। हमारे इंडिया में आर्मी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, आर्मी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कल का प्रोग्राम है, जज साहब का प्रोग्राम में मैंने कहा, हालांकि मैं उनका नाम नहीं लिया, इनडायरेक्ट जैसा, मैंने कहा इंडिया इज एन आर्मी ऑफ स्लेव्स। और स्लेव्स 2 किस्म का था है, एक आर्मी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और नया कानून जब आप देखोगे, ये अभी पूरा पक्का हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का प्रोटेक्शन खत्म है। ऊपर ऊपर से कुछ लिखा है, लेकिन असल में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का प्रोटेक्शन खत्म। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में लिखा कि पार्लियामेंट को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर बहुत दमन है, बहुत अत्याचार है। पार्लियामेंट ने लिखा अत्याचार है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नियंत्रण करना, इसलिए कानून बनाया कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। और कोई भी समस्या हो, आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड के सामने जा सकते हो, ये बता सकते कि सर हमारा 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड रद्द कर और आपको परमानेंट बनाएगा।
से 5 जज सेल का जजमेंट में क्या लिखा कि एबॉलिश अगर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड अगर सिस्टम एबॉलिश किया तो मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबॉलिश हो गया। समझ में आया है? सिस्टम को अबॉलिश करना मतलब हम रेगुलर बनेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम में अगर बोर्ड ये ऑर्डर पास करता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम रद्द करो, इसका मतलब है कि उसी दिन से सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर फैक्ट्री के बाहर जाएंगे। कितना पागलपन था सुप्रीम कोर्ट का पागलपन। जैसे इंदिरा गांधी अगर कहेंगे क्या गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ मतलब गरीबी हटाओ, गरीब को हटाने है ना, लोग तो देंगे वो गरीबी जो होता है वो खत्म हो जाएगा और लोग विकास करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेल जजमेंट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड ने आपका फेवर डूब गया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर डूब गए, हमको परमानेंट बनाओ साहब तो ऑर्डर पास होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रद्द करो, इसका मतलब है तो उसी दिन से कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बाहर रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट का धोखा था 2001 से 2006 में, अब सबको मालूम है उमा देवी आ गया और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जजमेंट था प्राइवेट सेक्टर के लिए, उमा देवी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, टेम्पररी वर्कर, एडहॉक वर्कर, उमा देवी के पहले 2006 के पहले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऑर्डर पास किया। कितने साल काम किया? 8 साल रेगुलर, 5 साल रेगुलर, 10 साल रेगुलर 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 रेगुलर। और आपने सुना भी होगा सारे जजमेंट्स का नाम, प्यारा सिंह वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उमा देवी आ गया, ये भी मैनिपुलेशन है, मतलब पूंजीपति ब्याज वर्ग और ये सरकार आपस में बैठेगा, डिसाइड करेगा क्या जजमेंट चाहिए। उसमें से मेरा जो विश्वास था जुडिशरी में वो टूट गया। हमें लगा पहले नहीं ये जज इंडिपेंडेंट है, वो इसका बहस सुनेगा, हम मेरी बहस सुनेगा और जजमेंट पास। ऐसा कुछ नहीं होता है इंडिया में। इंडिया में सब प्री प्लान है, पहले से कोई पूंजीपति और कोई मिनिस्टर के कमरा में बैठ के चाय और बिस्किट खाने के बाद डिसाइड होगा जो 2 साल 3 साल बाद कोर्ट से आएगा। ये ऐसा, ये हमारा जुडिशरी है। और उमा देवी ने कहा कि तुम्हारा 5 साल 10 साल 15 साल से कोई मतलब ही नहीं है। तुम क्या इंटरव्यू प्रोसेस से आया? नहीं सर, मालिक ने इंटरव्यू नहीं किया। क्या एडवर्टाइजमेंट लगाया? क्या आपका टेस्ट लिया, रिटन टेस्ट लिया, ओरल टेस्ट लिया, कुछ इंटरव्यू लिया? कोई भी छोटा सा मिस्टेक अगर हो, ये बैकडोर एंट्री, आप पीछे का दरवाजा से बंदी हो गया। ये फेमस शब्द हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, बैकडोर एंट्री। अरे जज साहब, बैकडोर एंट्री 10 साल हो गया, बैकडोर एंट्री 10 साल हो गया। ये दरवाजा किसने खोला मुझे अंदर लेने के लिए? मेरा क्या कसूर है इसमें? मालिक ने किया, जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी ने किया, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ने किया, लेबर ऑफिसर ने किया। दरवाजा खोल के हमको अंदर लिया, 10 साल से हमारा काम लिया, और आप तुम कहते हो कि हमारा जो पोस्ट है वो गैर कानूनी हो गया 10 साल के बाद। उमा देवी खतरनाक।
हमारा सरकार खतरनाक, हमारा जुडिशरी खतरनाक। इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग ऐसा है, बहुत सारे जजेस अच्छे लोग थे, वो लोग कोशिश करता था कि कानून कुछ भी हो हम न्याय दिलाएगा। न्याय हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उमा देवी ने सब, तो लोग जिन्होंने 10 साल 15 साल की, सबको निकालना शुरू हो गया। और अभी तो सबसे पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जजमेंट, उसके बाद उमा देवी, और अभी 2025 में सबसे खतरनाक ये है द लेबर कोड। लेबर कोड लाने में मोदी सरकार ने किससे सीखा, कहां से आइडिया मिला? सीखा अमेज़न से, अमेज़न कंपनी, उबर कंपनी टैक्सी कंपनी, ओला कंपनी वो भी टैक्सी है, और जोमैटो, इन लोगों से सीखा। नया जमाना क्या लाना है, इन लोगों से सीखो क्या करने का। इंडिया के पूंजीपति लोग इन लोगों से सीखा। अमेज़न का वेयर हाउस में जाना वो प्रिजन जैसा है, जेल जैसा है। वर्कर के पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं रहेगा, वर्कर के पास टर्मिनेशन लेटर नहीं रहेगा, वर्कर के पास इंक्रीमेंट का लेटर, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके पास सिर्फ एक टच पास है, अंदर जाने के टच पास है, जैसे होटल में होता है ना, आपको ऐसा देगा दरवाजा खुलेगा। और टर्मिनेशन कैसा होता है कि आपने बाथरूम में जब गया, 3 मिनट का सीमा है, 3 मिनट, तो 4 मिनट अंदर रहा था, वार्निंग देगा। सेकेंड टाइम 4 मिनट नहीं देगा। थर्ड टाइम तुम फैक्ट्री में जाओगे, रखने का कोशिश करोगे, खुलेगा नहीं। आपके पास कोई सबूत नहीं कि तुम काम किया 2, 3, 4, 5 साल और तुम्हारा टर्मिनेशन हो गया, इसलिए तुमको रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, ये भी सबूत नहीं। जज साहब पूछेगा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर का है, सर टर्मिनेशन लेटर नहीं। अमेज़न में कैमरा रहेगा, हर जगह कैमरा। तुम जैसे काम करते हो ना, तुम्हारे ऊपर कैमरा रहेगा। तुम जब पैकेट को फोल्डिंग करेगा वगैरह वगैरह, उसमें 30 सेकेंड्स का मिस्टेक रहेगा तो वार्निंग आपको मिल जाएगा, क्योंकि कैमरा पकड़ लेगा। महिला वर्कर जब बाथरूम में जाएंगे, उसके ऊपर नजर लगेगा कितना टाइम लेगा, और तुम बाहर आओगे तो बताएगा आपको, देखो तुम्हारा 1 मिनट ज्यादा हो गया। ऐसा मत, ये हमारा फ्यूचर है, हमारा वर्कफोर्स का, पता ना। ऊपर से सीखा, ओला से सीखा। और ये कॉन्फ्रेंस जो कल का कॉन्फ्रेंस था, कुछ स्पीकर ने इनके फेवर में बताया, ये नया जमाना का सिस्टम है, जहां पे वर्कर ही नहीं रहेगा, सब वर्कर कॉन्ट्रैक्टर बनेगा, सब वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड रहेगा। मतलब आप काम कर रहे हो लेकिन तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तुम इंडिपेंडेंट। लेकिन आप लोग कभी उबर ओला का इस्तेमाल किया होगा? अगर नहीं किया तो ये प्रश्न पूछना आपका ड्राइवर से, ड्राइवर साहब तो कब निकलते हो घर से सुबह? और सभी बोलेंगे मेरे स्कूल के बच्चे, मेरे बच्चे स्कूल जाने के पहले, छुट्टी के पहले हम निकलते हैं और पहुंचते कब? स्कूल
मेरे बच्चे सो जाने के बाद तब मैं वापस आऊंगा, मैं उसको देख सकता हूं। 12 घंटा ड्यूटी मिनिमम। अगर आप कहोगे सर तुम 12 घंटा ड्यूटी करेगा, वो नाराज हो जाएगा। 12 घंटा मिनिमम, 13 घंटा 14 घंटा ड्यूटी। फिर पूछा करो इनसे पगार कितना मिलता है टोटल, क्योंकि इनको पेट्रोल का ये भरना पड़ता है, एक्सीडेंट हो गया उसका भरना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है टोटल। और वो जो फिगर बताएंगे आप, ये मिनिमम वेज और 8 आवर्स, 8 घंटे के लिए जो मिनिमम वेज है वो 12 घंटा में वो मिनिमम वेज है। समझ में आया ना? मतलब हाफ द मिनिमम वेज, हाफ द मिनिमम वेज, 12 घंटा ड्यूटी। और हर ड्राइवर परेशान है, क्योंकि 5, 6, 10 साल करने के बाद उसका बॉडी, उसकी ताकत नहीं रहेगा करने का, परेशान है। तो हमारा मोदी सरकार, ये घटिया सरकार मोदी का, ये इन लोगों को उदाहरण देकर आगे चला रहा। ये इंडिया का है, ये शानदार इंडिया होगा 5 साल के बाद। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजीपति अलग तरीके से गया। यूके, इंग्लैंड का जो सुप्रीम कोर्ट है, 3 साल पहले, अभी 3 साल पहले जजमेंट दिया, सेम टू सेम इशू था ये वर्कर है या नहीं, वर्कर का कानून इसको कवर करता है या नहीं, ये वर्कर है क्या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। और यूके का सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से जजमेंट दिया। देखना बहुत जरूरी है कि लेबर लॉ, इंग्लैंड के लेबर लॉ जो हमारे लॉ जैसा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जैसा है, इंग्लैंड का लेबर लॉ कवर करता ऊबर और ओल्डर। सारे जो राइट्स है आपका, वो राइट्स ऊबर ओल्डर ड्राइवर को भी मिलेगा, क्योंकि ये ड्राइवर वर्कमैन। लेकिन मोदी जी वो जजमेंट नहीं देखेगा, और असर पड़ा पूरा यूरोप में, ये जजमेंट असर पड़ा, क्योंकि तुम्हारा जो कोशिश है कि इनको लेबर क्लास के बाहर लेना और उनको स्मॉल टाइम कैपिटलिस्ट जैसा बोलना, बनाना, ये नामुमकिन हो गया। जर्मनी का देखो, जर्मनी अलग तरीके से सोचता है, और बड़ा पूंजीपति का बड़ा पावर है जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट। जर्मनी में ये मानता है कि अगर हमें मुनाफा बनाना है और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है अच्छी तरह से, अगर जो भी बनना है बनता है, तो ये नहीं हो सकता है अगर गुलाम है। अगर वो फैक्ट्री में आएगा, चप्पल पहन के फैक्ट्री में आएगा, वो नहीं चलेगा। तुम कंस्ट्रक्शन साइट से बिना हेलमेट तुम काम करोगे, ये पूंजीपति लोगों के लिए ठीक नहीं है। तुम भूखा हो जब तुम काम पर आते हो, नो। तुम बीमार हो गया, तुमको अस्पताल जाने का तुम्हारा एम्प्लॉयर पैसा देगा। जो इंडिया में है, गुलाम की स्थिति जो है, जर्मनी ने इनकार कर दिया कि हमारा वर्कर सुख शांति से काम कर सकता है, और साथ साथ में मुनाफा, हमारा जर्मन इंडस्ट्री मुनाफा बनाए, अलग किस्म का है। क्योंकि इनका सोशल डेमोक्रेटिक जो है, उनका विचारधारा था बहुत सालों से कि जर्मन की पूंजीपति एक्सेप्ट नहीं किया, तो वेज एग्रीमेंट होता है। ट्रेड यूनियन, जर्मन ट्रेड यूनियन मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, पार्टनरशिप होता है, बहस होता है ऑन डिमांड, अग्रीमेंट बाइंडिंग,
वगैरह वगैरह। तो इंडिया जर्मनी की तरफ भी देख सकता था फॉलो करने के लिए, यूके की तरफ से देख सकते हैं फॉलो करने के लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इंडिया में हमारा पुराना ब्रिटिश जमाने से ये है, हमको स्लेव इकोनॉमी पसंद है, वी लाइक द स्लेव इकोनॉमी। स्लेव इकोनॉमी इज द मॉडल फॉर मिस्टर मोदी। ये 4 लेबर कोड में सबसे खतरनाक चीज ये रहेगा फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में था 2000BB, फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट मतलब तुम जनवरी पे शुरू हो जाएगा और तुम दिसंबर में खत्म। इंडिया में भी कोशिश किया, लेकिन कुछ लोगों ने, हम लोगों भी केस किया था कोर्ट में कि अगर काम लगातार है, आप ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं दे सकते 1 साल, 2 साल, 3 साल, एक्सटेंड ऐसा नहीं दे सकते हो। तो उनका जो प्लान ऑफ एक्शन था फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट देना, वो गैर कानूनी माना गया कोर्ट में। अभी दोबारा फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट, और अभी मुझे लगता है कि अगर ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो हमारे हाई कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट इसको मानेगा कि इंडिया में ये करना जरूरी है। तो इसका असर क्या पड़ेगा फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट? जनवरी में तुमको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट खत्म, दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट तुम फैक्ट्री के बाहर हो गया, फैक्ट्री के बाहर हो गया, तुम्हारा कोई रिटेंचमेंट नहीं है, कोई टर्मिनेशन ही नहीं है। हमने आपको टर्मिनेट नहीं किया, हमने आपको रिटेंच नहीं किया, आपने खुद साइन किया कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का, 1 साल का हो गया, तो लेबर लॉ खत्म हो जाएगा और सिविल लॉ कहते हैं उसको। जैसे व्यापारी लोगों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट होता है, तुम 1 किलो ये देना भाई, तुमको इतना पैसा देगा, खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तुम खत्म। ये सबसे खत्म। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम्हारा नौकरी खत्म, ग्रेच्युटी कहां से मिलेगी? कौन सा ग्रेच्युटी? 1 साल भी नहीं हुआ, 11 महीना 12 महीना हो गया, एक खत्म हो गया। तुम्हारा प्रॉविडेंट फंड कैसा रहेगा? तुम्हारा रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन तो नहीं होगा। तो सारे स्टैट्यूट लॉ का जो कानून का जो ड्यूज है, अब रिटायर होने के बाद 20 साल के बाद 30 साल के बाद 5 लाख 10 लाख रुपया लेगा ना आराम से मिनिमम। अभी वो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम 1 साल के लिए काम किया, नहीं साहब 10 साल से काम किया। हाँ, तुम 1 साल के लिए काम किया, उसके बाद 15 दिन का ब्रेक हो गया, फिर तुम 1 साल से काम किया, वो नया भर्ती हो गया, तुम्हारा सर्विस रिकॉर्ड ही नहीं है। हर साल नया भर्ती, नया भर्ती, नया भर्ती, नया भर्ती। फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये बताओ, फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, मैं चुपचाप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, मैं पगार के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, फिर मेरा एक्सटेंशन हो गया 2nd साल, फिर चुपचाप बैठा, मैंने 3 साल हो गया, 14 साल में मैंने बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा लीगल ड्यूज का भी जरा बताओ कितना होता है। उसी दिन तुम्हारा फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट खत्म। समझ में आया ना? तुम कुछ कहोगे नहीं, तुम शिकायत नहीं करोगे, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट शायद एक्सटेंड होगा। फिर मालिक आपसे कहेंगे देखो साहब, आपको अभी आप 8 घंटा ड्यूटी करना, फिर 10 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा तुमको कल से, धीरे धीरे से 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा।
क्योंकि अभी नया कानून में अलाउड है। वर्कर ने अग्री किया, क्या फर्क पड़ता है, उसने अग्री किया, कौन शिकायत किया। तो आपको 12 आवर डे, उनका मन में ये है, सरकार का मन में ये है कि 12 घंटा ड्यूटी लगातार, विदाउट ओवरटाइम, विद ओवरटाइम, कोई भरोसा नहीं है। और जब तुम ऑब्जेक्शन लेगा, उसी दिन से आपका फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जैसे अमेज़न के वेयर हाउसेस में ये है, एक भी चूक किया वर्कर, नेक्स्ट डे से उसका पास चलेगा नहीं कंपनी। स्ट्राइक करना नामुमकिन है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में नोटिस देना पड़ता है अगर पब्लिक सेक्टर का है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट अगर प्राइवेट में है तो नोटिस देना जरूरी नहीं, कोई बात नहीं, 14 डेज नोटिस हम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी नया सिस्टम है, स्ट्राइक नोटिस देने के तुरंत बाद कंसिलिएशन में चला जाए, और कंसिलिएशन में गया, नो स्ट्राइक, ऑटोमेटिक स्टे। तो कंसिलिएशन में गया, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर 5 साल लगातार फिर कोर्ट में चलते रहेगा, नो स्ट्राइक। लेकिन मालिक कर सकते हैं लॉकआउट, मालिक का हक है लॉकआउट करने का, क्योंकि गलती किसका है, वर्कर का। वर्कर ने इनडिसिप्लिन बताया, वर्कर ने को स्लो किया, वर्कर ने ये किया वो किया, मालिक को कर सकता है को स्लो। लेकिन अगर वर्कर स्ट्राइक पर जाएंगे और कहेंगे कि मालिक ने हमारा पगार ठीक से नहीं दिया, हमारा सेटलमेंट में हमको 30,000 मिलना चाहिए था और आगे वो 25,000 दे रहे, सही ऑब्जेक्शन है, नो स्ट्राइक। गया कंसिलिएशन में, तुम्हारा स्ट्राइक बंद, तो प्रोटेस्ट बंद पूरा। और वो मैं बाद में बताऊंगा ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अभी कोर्ट सिस्टम, हमारे इंडियन पूंजीपति ने ये बताया मोदी सरकार को कि सर ये लेबर कोड, इंडस्ट्रियल कोड हमको नहीं चाहिए। कितना खतरनाक है, हमको ये नहीं चाहिए सर। ये कोर्ट बताते रीइंस्टेट फुल बैक वेजेस, ये क्या चक्कर है, रीइंस्टेट फुल बैक वेजेस, नेचुरली रीइंस्टेट फुल बैक वेजेस, जीत गया वर्कर। सर हमको ये ऑर्डर ऐसा नहीं चाहिए, हमको कोई कोर्ट नहीं चाहिए लेबर। आप यकीन कर सकते हैं, हमको कोर्ट ही नहीं चाहिए। देखो ये सारी चीजें पूरा नहीं निकलेगा एक शॉट में, लेकिन लेबर कोड पूरा पढ़ने के बाद और समझने के बाद आपको मालूम करना पड़ेगा कि किस रास्ते से जा रहे हैं। हमको नहीं चाहिए कोर्ट, हमको ये जज हमें बताएगा कि ये उनको रीइंस्टेट करो, हमको ये ऐसा ऑर्डर हमको नहीं चाहिए, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कौन सा नया सिस्टम है? पूंजीपतियों के बीच में अगर झगड़ा होता है, गॉडरेज और टाटा के बीच में, अंबानी एंड कोई और के बीच में अगर झगड़ा होता है, बिजनेस का झगड़ा अगर होता है, तो आर्बिट्रेशन होता है। आर्बिट्रेशन मतलब अंबानी और दूसरा वाला टाटा और जो भी है, वो लोग आपस में डिसाइड करेगा कि हम दोनों में किस पर विश्वास हम रखते हैं। तो दोनों डिसाइड करेगा कि हमारा विश्वास है फलाना जज पर, और उसको हम अपॉइंट करेगा और डिसाइड करेगा। लेकिन कोर्ट में नहीं। अभी लेबर के लिए क्या होगा
सबसे पहले आर्बिट्रेशन, वर्कर का राइट नहीं रहेगा चूज करने का जज। कौन रहेगा आर्बिट्रेटर? ये हमारा हमेशा ये बदमाश लेबर कमीशनर, जो सालों से शुरू से हर महीना पैसा देता है, मालिक से पैसा लेता है और उसका काम करता है। ये लेबर कमिश्नर तुम्हारा जज बनेगा, तुम्हारा आर्बिट्रेटर बनेगा। अलग अलग नाम है, मीडिएटर मतलब दोनों के बीच में समझौता करना, लेकिन हमको नहीं समझौता करना, वर्कर को समझौता नहीं करना, वो फाइट करने का है, हमारा हक है। तो टेस्ट करो कोर्ट में, वो समझौता करेगा। मीडिएटर, कंसिलिएटर, शांतता रखने के लिए, और आर्बिट्रेटर केंद्रीय सरकार या स्टेट सरकार डिसाइड करेगा। लेबर कमिश्नर का ऑफिस में से एक व्यक्ति तुमको देगा जबरदस्ती कि ये डिसाइड, ये तुम्हारा नया जज आ गया, सारा बदमाश। इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, अगर आप कंप्लेन करते हो, जैसे कि अगर आप एसेट प्लांट में काम करता हो, और एसेट प्लांट जैसे ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में एसेट प्लांट में काम करोगे, और रोज फ्यूम्स होते हैं ना, और तुम्हारा अंदर जाता है और कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है, चेकिंग करने के कि फैक्ट्री के भीतर परिस्थिति क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए काफी मतलब रूल्स है। ये रूल्स इम्प्लीमेंट हो गया या नहीं, इंस्पेक्टर आता है। लेकिन अभी नया विचार ये है कि ये इंस्पेक्टर राज हमें बंद करना है, इंस्पेक्टर राज हमें बंद करना है। इंस्पेक्टर अंदर जाएगा इंस्पेक्ट के लिए नहीं, इंस्पेक्टर अंदर जाएगा सजेस्ट करने के लिए कि इंडिया का इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर परिस्थिति अंदर खतरनाक है, फिर भी वो कार प्लांट इंडिया के इकोनॉमी के लिए अच्छा है, तुम सहन करो। तो इंस्पेक्टर का सिस्टम पूरा खत्म, जज का सिस्टम पूरा खत्म। ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का लीडर बनना अभी बहुत खतरनाक होगा, डेंजरस होगा, क्योंकि आपको क्रिमिनल जैसा माना जाएगा। पुराना कोड में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट वगैरह, उसमें ये स्पष्ट तरीके से लिखा कि कोई भी ट्रेड यूनियन लीडर को के ऊपर क्रिमिनल केस नहीं होगा, आपको इम्यूनिटी मिलता है, कवर मिलता है पूरा, कोई केस नहीं कर सकते क्रिमिनल केस, क्योंकि ये लेबर मैटर है, लेबर मैटर में क्रिमिनल केस नहीं होता, अभी होगा। लीडर ने कोई भी मिस्टेक किया, आपने कामगार को कोई भी एडवाइस दिया जो मालिक कहते ये गलत एडवाइस था, तुम्हारे ऊपर फाइन होता है, व्यक्तिगत फाइन, डर और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो ट्रेड यूनियन चलाना अभी बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान पूरा देश में है। एमपी इलेक्शन में गुप्त मतदान, एमएलए इलेक्शन में गुप्त मतदान, पंचायत इलेक्शन में गुप्त मतदान, पूरा देश गुप्त मतदान पर चलता है। डेमोक्रेसी हमारा गुप्त मतदान से चलता है। लेकिन रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन के लिए नो सीक्रेट बैलेट,
कौन सा सिस्टम लेगा? तो ये लोग बॉम्बे की तरफ देखा। बॉम्बे में टेक्सटाइल वर्कर के लिए एक सिस्टम था, चेक ऑफ सिस्टम, अभी भी है, लेकिन कोई वर्कर इसमें विश्वास नहीं रखता, कोई भी नहीं रखता। चेक ऑफ सिस्टम, कुछ रिकॉर्ड रखेगा, फलाना यूनियन कुछ रिकॉर्ड रखेगा, ये रिकॉर्ड रखेगा, ये रिकॉर्ड रखेगा, ये रिकॉर्ड रखेगा, और सरकार का जो लेबर कमीशन है वो चेक करेगा कौन जीत गया। और ये सबसे बड़ा केस था बॉम्बे में, टेक्सटाइल वर्कर का मान्यता का केस था, क्योंकि रिकग्निशन अभी मान्यता आप सीक्रेट बैलेट से नहीं कर सकते। और सीक्रेट बैलेट सिंपल सिस्टम है, गुप्त मतदान, खोलो बॉक्स, गिनती करो, सब लोग अपना मतदान उस पर रखो, खोलो, गिनती करो, जीतेगा। डॉक्टर दत्ता सामंत का केस था, मैं था उसका, यूनियन में था उस वक्त। अभी डॉक्टर साहब के पास ना 100% वर्कर थे, 90% वर्कर थे। और बॉम्बे में एक चमचा यूनियन था, RMMS, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ क्या करता था? वो मिल मालिक से बैठ के रिकॉर्ड बनाएगा, मिल मालिक से बैठ के, तो मिल मालिक उसको कुछ सर्टिफिकेट देगा कि हमारा ऐसे। और ये केस सुप्रीम हाई कोर्ट में आ गया। मुझे याद था उस वक्त जज का नाम जस्टिस प्रताप, जज प्रताप, अच्छा आदमी था एक्चुअली, लेकिन क्या करें। तो ये बड़ा केस गया कोर्ट में, और डॉक्टर साहब ने बताया कि देखो हाँ, ये सब हमारे वर्कर है। मैंने पूरा आजाद मैदान को भर दिया, लाखों वर्कर आते थे। जब हड़ताल हो गया, डॉक्टर साहब का हड़ताल, मैं उसका यूनियन में था, सेक्रेटरी ऐसा कुछ था। और जब हड़ताल बुलाया, आजाद मैदान में कुछ मेरे ख्याल से 50,000, 1 करोड़ वोटर, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख वोटर। लेकिन वो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मिल मालिक का जो ऑफिस में रिकॉर्ड रखा है वो माना। तो जब मैटर कोर्ट में आया, जज साहब को डिक्लेयर करने का था, ऑर्डर डिक्लेयर करने का था, और हाईकोर्ट जज ने बोला डॉक्टर दत्ता सामंत का मान्यता का केस डिसमिस। पूरा हॉल के वर्कर इतना नाराज हो गया भाई था उस वक्त, देखने लायक चीज है, शायद भविष्य में दोबारा आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करना चाहिए, लेकिन इतना गुस्सा हो गया, वर्कर ने उनका कुर्सी जो है फेंकना शुरू किया, और जज साहब टेबल के नीचे गया और चुपके से बाहर आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो हकीकत है कि अगर वर्किंग क्लास के खिलाफ जाओगे कोई भी, और अगर पूंजीपतियों के साथ देगा, तो वर्कर नेचुरली ना, इसमें कोई गलती नहीं, गलती वर्कर का नहीं है। डॉक्टर साहब ने सिंपल डिमांड रखो कि सर मेरा सारी डिमांड जो है वो अलग अलग, पगार वाट, इंक्रीज इन सैलरी, ये वो छोड़ दो सर, सिर्फ रिकग्निशन सही तरीके से करो भाई, सीक्रेट पर मेरा एक ही डिमांड, और वो डिमांड नहीं दे पाया। बड़ा हंगामा हो गया, फिर हड़ताल 1-2 साल के लिए चले। उसके बाद वर्कर का तकावत हो गया, बहुत वर्कर मर गया उस स्ट्राइक में, लेकिन गुस्सा बहुत था वर्कर, खून गर्म हो गया था। और हमारा पूंजीपति ये सारे लोग वो कैद नहीं करता, तो आपको सोचना पड़ेगा
मैं जो यकीन करता था जब मैं यंग था, मैं यकीन नहीं करता अभी। और मुझे लगता है कि संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, फाइट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आपको क्रिमिनल बुलाएगा, आपको बोलेगा क्रिमिनल है, ट्रेड यूनियन क्रिमिनल है, ट्रेड यूनियन लीडर गुंडा है, ट्रेड यूनियन लीडर माफिया है। मैंने कभी कितनी बार सुना कोर्ट में, अरे मामूली केस आर्ग्यूमेंट करेगा, बोलेगा यार ट्रेड यूनियंस हैव बिकम लाइक माफिया, ट्रेड यूनियंस हैव बिकम लाइक माफिया। बदनाम करेगा हमें। लेकिन 2025 मोदी सरकार के समय संघर्ष और संघर्ष करना, तीव्रता से संघर्ष करना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ये कानून में टेम्पररी वर्कर टेम्पररीली लेगा। टेम्पररी वर्कर को जाना और मांगना कोर्ट से कि मैं 10 साल काम किया, हमको रेगुलराइज करो, ये रास्ता खुला नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट कि नया कानून में लिखा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट में ही होगा, सफाई कामगार कॉन्ट्रैक्ट में ही रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट लगाया कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रद्द करने के लिए। अब नया कानून कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये क्या कहते हैं, यूजुअल सिस्टम जैसा, मतलब जैसा हो, जैसा हमेशा के लिए रहेगा ये। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ज्यादातर ये रद्द हो। फिर वर्कर को बेनिफिट कैसा मिलेगा? प्रोविडेंट फंड खत्म, ग्रेचुइटी खत्म, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन खत्म, पेमेंट ऑफ बोनस खत्म, ये सारी चीजें खत्म। तुमको बेनिफिट कहां से मिलेगा? स्कीम बनाएगा, स्कीम बनाएगा। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के बीच में काम करने वाले लोग हैं? कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन वर्कर का स्कीम था, है ना? लेबर कमिश्नर को कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना पड़ता है और वो पूछेगा ये बिल्डिंग कौन बना रहा है? तो कॉन्ट्रैक्टर सामने आएंगे, सर मैं बना। अच्छा, फिर ये बना रहे हो तो आपको सेस देना, थोड़ा पैसा देना, सेस देना। इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करेगा, लेकिन वो पैसा कामगार का पैसा है, वो कामगार, वो पैसा कामगार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कोई यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन है वो कुछ मिला कंस्ट्रक्शन वर्कर को? आखिर में करोड़ों रुपया है। 2025 में कुछ 100, 200, 300, 400 करोड़ पैसा है। वर्कर के बच्चों को मिलना चाहिए फ्री स्टडी, कॉलेज तक, फ्री हेल्थ, फ्री एवरीथिंग। कितना पैसा है समझो, तुम एयरपोर्ट बनाया कॉन्ट्रैक्टर, करोड़ों रुपया खर्च किया, सेस कितना होता है? 1%, 2%, कितना आजकल कितना है? 2% है, सब कुछ है, 3% है, 2%, करोड़ों रुपया मिल जाएगा। तो ये 2% है ना, 2%। लेकिन जब मैंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त 2% मतलब करोड़ों रुपया कंस्ट्रक्शन लेबर के अकाउंट। तो वो पैसा एप्लीकेशन करके मालिक इस पैसा को लेगा, उनका काम की, हमको ये मकान बनाने का है, हमको ये कैंटीन बनाने का है, हमको ये करने का है, वो करने का है। कंस्ट्रक्शन वर्कर ने आपसे नहीं कहा कि तुम करो इसमें,
कंस्ट्रक्शन वर्कर ने रिक्वेस्ट नहीं किया कि हमारा पैसा तुम इस्तेमाल करेगा और तुम डिसाइड करेगा कैसे। ये स्कीम सिस्टम पूरा देश में आ गया। और साथियों, दुख की बात यह है कि कुछ एनजीओ सक्रिय हो गया, नया कानून आने के बाद सक्रिय हो गया, बीजेपी नेता से मिलकर यूनियन बना रहे, जोमैटो वर्कर, गिग वर्कर, ये सारे वर्कर को यूनियन बनाया और बीजेपी लीडर के पास ले गए और बीजेपी लीडर उसको बोला तुम हमारे यूनियन में आ जाओ, तुमको क्या चाहिए हम आपको दे। ये हो गया एनजीओ का अभी हस्तक्षेप। लेबर मैटर में एनजीओ आ गया। मैंने इन लोगों से झगड़ा किया, मैंने कहा कि तुम क्यों कर रहे हो, डायरेक्टली जाओ हाई कोर्ट में, ये यूके का, इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिखाना कि गिग वर्कर, जोमैटो वर्कर, ये सारे वर्कर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और तुमको सारी चीजें मिलेगा। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? कानून के बाहर गया और कुछ अनौपचारिक आप स्कीम बनाया। उस स्कीम में कौन किसको पैसा मिलेगा कोई बोल नहीं सकता है, और तुम बीजेपी लीडर के पास लीडर वर्कर को लिया क्यों? तो ये चक्कर हो गया। कुछ गुड न्यूज भी है, अपना समाप्त करना 10 मिनट। सुप्रीम कोर्ट से पता नहीं कैसे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रेगुलराइजेशन का जजमेंट आना शुरू हो गया, पता नहीं क्यों। और जस्टिस विक्रम नाथ जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने 8 जजमेंट दिया रेगुलराइजेशन पर। सब जगह बैड न्यूज है, लेकिन एक जगह गुड न्यूज है। और जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि तुम्हारा नॉमेनक्लेचर कुछ भी हो, तुमको आपका डेजिग्नेशन कुछ भी हो, तुम टेम्पररी का डेजिग्नेशन है, तुम एडॉक का डेजिग्नेशन है, तुम क्या बोलते थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, आउटसोर्स, तुम्हारा डेजिग्नेशन कुछ भी, you are designated as outsourced worker, temporary worker, ad hoc worker, casual worker. But you show me the record दिखाओ, कितने साल सर्विस किया? 8 साल, रेगुलराइज। फिर मालिक क्या बोलेगा? नहीं सर, जब भर्ती किया उस वक्त उसका क्वालिफिकेशन नहीं था। तो जवाब आया कोर्ट से, उस वक्त क्वालिफिकेशन नहीं था, 10 साल लगातार काम किया, उसने कोई मिस्टेक नहीं किया, 10 साल से कोई मेमो नहीं आया, रेगुलराइज कर। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये 10 साल काम किया लेकिन पीछे का दरवाजा से आया, है ना, उसने इंटरव्यू में नहीं बैठा, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं था, कोई मैनेजर ने उसको लिया ऐसा, बोला देखो वो 10 साल काम किया, उसका काम ठीक ठाक है, वो पुराना बातें छोड़ दो। तो जस्टिस विक्रम नाथ और कुछ और जजेस उसके साथ सुप्रीम कोर्ट में नया ट्रेंड कब तक रहेगा मुझे मालूम, लेकिन इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। जहां पे आप कैजुअल वर्कर देखोगे, टेम्पररी वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में, हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं, कॉन्ट्रैक्टर है बीच में, लेकिन मैंने 8 साल काम किया, 5 साल काम किया, रेगुलराइज विद दी मेन वन। फिर क्लोजर रिट्रेंचमेंट के बारे में अभी कानून चेंज हो गया। पहला 100 था, अगर फैक्ट्री में 100 वर्कर है तो क्लोजर नहीं कर सकते, रिट्रेंचमेंट नहीं कर सकते बिना इजाजत, बिना गवर्नमेंट परमिशन। 25 और 25 FFA अभी 300 बन गया, मतलब 200 से 300 के नीचे जो फैक्ट्री है जिसमें कामगार है, 250 वर्कर वगैरह 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 खुल सकता है, बंद हो सकता है, एक दिन में कोई इजाजत नहीं है।
तो क्लोजर रहेगा। मोदी साहब का रजीम में फैक्ट्री क्लोज ऐसा है। बॉम्बे में बंद किया, जयपुर में शुरू करेगा, या बंद किया शुरू, आपका कोई राइट नहीं रहेगा, कोई अधिकार नहीं। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर कानून खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर जो प्रोटेक्टेड था, जैसे कि बिहार के वर्कर यहां से चला जाएगा, इधर चला जाएगा, उधर चला, प्रोटेक्टेड था, उसका सैलरी, उसका बेनिफिट्स वगैरह। अगर उसका सैलरी 18,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं, 18,000 से कम अगर है तो वो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर नहीं माना। यू आर नॉट अंडर द एक्ट बिकॉज योर सैलरी इज 18,000। अभी कौन इंटरस्टेट वर्कर को 18,000 की सैलरी मिलता है? बहुत कम था, हार्डली 10%, 20%। तो इंटरस्टेट वर्कर भी कानून के बाहर जाएगा। सबसे खतरनाक, तुम इंडस्ट्रियल कोर्ट में गए, लेबर कोर्ट में गए, तुमको अवार्ड मिल गया। अभी जुडिशरी का अवार्ड, जुडिशरी का ऑर्डर में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। सरकार को इसके बारे में बोलना अलाउड नहीं। लेकिन नया कानून में अगर सरकार को लगता कि लेबर कोड का अवार्ड विद फुल बैक वेजेस या कोई भी ऑर्डर लेबर कोड का वो इंडिया के इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, तो सरकार कोर्ट का ऑर्डर में कुछ दे ला सकते, नॉट हाई कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली सरकार कैन टेक दिस ऑर्डर इज स्टे बिकॉज हमारा इकोनॉमी के खिलाफ। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ना, कि सरकार कैन नॉट इंटरफेयर विद जुडिशरी। अभी लिखित रूप में आया ये फोटो, फाइनली नरेगा, ये चर्चा हो रही है ना पेपर्स में। नरेगा पहला था वर्कर्स विल वॉलंटियर, हर स्टेट में वर्कर इकट्ठे हो जाएंगे, यूनियंस इकट्ठे करेंगे और जाएंगे और कहेंगे कि हमको चाहिए। और था 200 डेज था ना, 100 डेज नरेगा 100 डेज 100। अभी कौन डिसाइड करेगा कहां नरेगा का काम होगा? केंद्रीय सरकार। तुम अगर बंगाल में हो, ऑपोजिशन गवर्नमेंट, सरकार अलाउ नहीं करेगा, तुम अपना करो, लेकिन हमसे पैसा नहीं मिलेगा। कहां काम हो जाएगा नरेगा का काम? ये केंद्रीय सरकार डिसाइड करेगा। और 100 डे गारंटी खत्म। तो साथियों, ये मेरा ये था आपके सामने। मेरा समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करना, लेकिन जब मैं छत्तीसगढ़ का बहुत देखा है, छत्तीसगढ़ में जो केंद्रीय सरकार ने वाइप आउट किया लोगों को और पूरे एरिया दिया माइनिंग के लिए, मेरा माइंड में कुछ चेंज हो गया। मोदी जैसा सरकार और खतरनाक सरकार हमारा देश में नहीं हुआ और ना होगा। ये फाइट टू द फिनिश सरकार है। तुम फिनिश हो जाएगा तब पीछे कर देगा, वर्कर को खत्म करेगा, ट्राइबल को खत्म करेगा। वो कहता है ना, अर्बन नक्सल, ये नक्सल है, ये नक्सल है, ये नक्सल है, ये नक्सल है।
सबसे बड़ा नक्सल है सरकार। आतंकवाद सबसे बड़ा आतंकवाद हमारा सरकार, किलर सरकार, किलर। अभी हम नहीं कर सकते ना, हम बंदूक उठाएगा, फायरिंग करेगा, ये हमारा नहीं कर सकते। लेकिन हमारा स्ट्रगल का नया रूप होना जरूरी है। इस मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मामूली रास्ते से चलोगे तो हम खत्म हो जाएगा पूरा। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी हो गया छत्तीसगढ़ में, फिर मैं समाप्त करूंगा। जिस दिन मैं गया छत्तीसगढ़, उस दिन अमित शाह आ गया बाय एक्सीडेंट, दोनों एक ही दिन पर आया। और मैंने अमित शाह का स्पीच देखा न्यूज़पेपर में। हमने कुछ 200-300 नक्सल को खत्म किया। उसी दिन मैंने फैक्ट फाइंडिंग किया जांच करने के लिए, और उस मीटिंग में 200 महिला आए, आदिवासी महिला, और इनका पूरा जो बयान हमने रिकॉर्ड पर लिया। हमारा बेटा का नाम ये था, उसका उम्र था 17 साल, 18 साल। पुलिस आया, मेरे गांव में आया, हम लोग निकले, हमारा घर से निकले, हाथ ऊपर करके हमने निकले, और हमने कहा डोंट शूट, डोंट शूट। हमारे पास कोई बंदूक नहीं है और नहीं था, और पुलिस ने फायरिंग किया, उसको खत्म किया, मेरा बेटा बेटी को खत्म किया। और नाम भी है, नाम, उम्र, एड्रेस। तो अमित शाह जब ने बताया कि हमारा 400 नक्सल को मारा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और हमने रिस्पेक्टफुली कहा कि अमित शाह जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और आपने कहा कि 300 लोगों को जान से मारा। देखो, हमारा कॉन्फ्रेंस में 200 आए, 300 में से 200 महिला आए, और उसने ये बयान दिया, प्लीज आप वीडियो रिकॉर्डिंग ले लो, और इनका फुल लिस्ट है 200 का लिस्ट है। अमित शाह जी, आप बताओ इसमें से कौन नामजद था? लिस्ट है, वीडियो है, मां का जो एविडेंस है वो है। अमित जी प्लीज बताओ, ये हमारा लिस्ट में से एक नक्सल बताओ। नहीं बता पाया। किल इन कोल्ड ब्लड, किल इन कोल्ड ब्लड। तो ये हमारा वातावरण है 2025, 2026, ये नया वातावरण है। क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल का अलग मतलब होगा, क्लास स्ट्रगल का अलग तरीका होगा। फाइट टू द फिनिश उनका भी है, फाइट टू द फिनिश हमारा भी है, हमारा भी जीने के लिए कोई रास्ता नहीं, हमें भी फाइट टू द फिनिश करना है। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। కాంగ్రెస్ కాల్విన్ గారు చాలా అంశాల వారిగా చాలా విషయాలు చెప్పారు. నేను అన్ని విషయాలు కాకుండా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలకి పరిమితం, చాలా సులభమైనటువంటి హిందీలో ఉంది కనుక అందరికి అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. అయినా కొన్ని అంశాలు మాత్రమే ముందు పెడతాను ట్రాన్స్లేషన్. అందరికీ విప్లవాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మనందరికీ తెలుసు 4 లేబర్ కోడ్లు ఎంత ప్రమాదకరమైనవో. వాటిని మోడీ అమలు చేయడానికి పూనుకున్నాడు. ఢిల్లీలో హోటల్లో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి పెట్టుబడిదారులందరినీ కూడా పిలిచాడు. నేను కూడా దానికి అటెండ్ అయ్యాను.
దాంట్లో చాలా అంశాలు చర్చించడం జరిగింది. ఒక రకంగా ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచి చట్టాలని వివరించారు. కానీ ఆ చట్టాలని కూడా కార్మికుల్ని బానిసత్వంలోకి తీసుకుపోయేటువంటి చట్టాలవి. ఒక 20-30 సంవత్సరాల కింద కోర్టులు కార్మిక వర్గానికి అనుకూలమైనటువంటి తీర్పులు ఇచ్చేటువంటి విధంగా ఉన్నాయి. కానీ ఆ తర్వాత చట్టాలన్నీ కూడా మనకు ఉపయోగంగా లేవు. కొన్ని చట్టాలు స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా కేసులు, కొన్ని కేసుల్లో అనుకూలంగా కాంట్రాక్ట్గా కార్మికులకు అనుకూలంగా తీర్పులు ఇచ్చిన అమలు జరిగినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది. ఉమాదేవి కేసు కానీ, సేల్ కేసు కానీ ఇవన్నీ కూడా అనుకూలంగా వచ్చినా కూడా ఇవ్వలేదు. అందుకే మన ప్రభుత్వాలు, న్యాయ వ్యవస్థలు కూడా కార్మిక వర్గానికి ప్రమాదకరంగా ఉన్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది. భారతదేశ పెట్టుబడిదారి వర్గం అమెజాన్లు, జూటల నుంచి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అనేక విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాయి. పెద్ద సంస్థలు చాలా ఇవాళ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు లేదా మొత్తం కార్మికులకు ఎక్కడ కూడా వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి ఆధారాలు, పనిచేసేటువంటి ఆధారాలు, డాక్యుమెంట్ ఎక్కడ కూడా లేకుండా చేస్తూ ఉన్నాయి. కేవలం టచ్ చేయటం, బయోమెట్రిక్ పద్ధతులు టచ్ చేయడం తప్ప ఏ ఆధారాలు లేకుండా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా కార్మికులు పనిచేస్తున్నటువంటి పరిశ్రమలలో సీసీ కెమెరాలు పెట్టడం వల్ల ఒక 10 నిమిషాలు, ఒక 30 సెకండ్లు పని చేయకపోయినా కూడా వార్నింగ్లు ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మహిళలకు బాత్రూంలో పోయినా కూడా వాటి సీసీ కెమెరాల్లో వాళ్ళని ఎందుకు పోతున్నాం అనేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా ఓలా లాంటి సంస్థలు డ్రైవర్లు వాళ్ళే ఓనర్లుగా చూపిస్తున్నారు, కార్మికులుగా కాకుండా. వాళ్ళు 12 గంటలు పని చేపిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు పిల్లలు స్కూలుకు పోకముందే డ్యూటీలకు పోతున్నారు. వాళ్ళు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత రాత్రి సమయాలు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. వాళ్ళు 12 గంటలు పని చేయించుకొని సగం జీతం వేస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది వాళ్ళ. అదే యూకే, జర్మనీ దేశాలలో కొన్ని అంశాల్లో వాళ్ళు డ్రైవర్లని వాళ్ళు ఓనర్లుగా కాకుండా కార్మికులుగా గుర్తిస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా ఇక లేబర్ కోడ్లకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు వచ్చినప్పుడు ప్రధానంగా ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇది మొత్తం కూడా వీళ్ళని ప్రభుత్వం చెప్పేటువంటిది వీళ్ళకు సంవత్సరానికి 15 రోజుల గ్రాట్యుటీ ఇస్తున్నాం అనేటువంటి చెప్తుంది. కానీ ఇది గొప్ప విషయంగా, కానీ వాళ్ళు సంవత్సరంలో 2 సంవత్సరంలో పని చేయటం, వెళ్ళిపోవటం తప్ప వాళ్ళకి ఇంకేమీ లేదు. వాళ్ళకి ఇక్కడైపోతే ఇంకో కొత్త ఉద్యోగం వస్తుందని అనిపించవచ్చు. కానీ అది వాళ్ళు ఎంతకాలం అయినా వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా ఉండలేరు. అదేవిధంగా కొత్త చట్టాల ప్రకారం, లేబర్ కోడ్స్ ప్రకారం మనం స్ట్రైక్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు మనం సమ్మె నోటీసు డిమాండ్లు ఇచ్చినా కూడా ఇప్పుడున్న చట్టాల పరిధిలో కన్సలేషన్కు వెళ్ళడం తప్ప ఎంతకాలానికి కూడా మనం సమ్మెలు చేయలేనటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా చివరకు వాణిజ్య సంస్థల మధ్య వివాదాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మధ్య అంగీకారానికి
ఆర్బిట్రేషన్ మధ్యవర్తిత్వ కోర్టులను ఏర్పాటు చేశారు. కానీ ఆ కోర్టుల్లో నీకు నచ్చిన జడ్జిమెంట్ వాళ్ళ వ్యక్తుల్ని ఎన్నుకోమని కోరుకునే విధంగా వాళ్ళకు అవకాశం ఇచ్చారు. కానీ మనం సమ్మె చేస్తే అట్లాంటి పరిస్థితి లేదు. మనకు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్, లేబర్ కమిషన్ కూడా లేనటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది. వాళ్ళు చెప్పినటువంటి వ్యక్తుల మధ్య మన చర్చ జరగాలి తప్ప మనం ఎన్నుకునేటువంటి పద్ధతి కూడా లేదు. అట్లా మనం భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు కూడా ఇంకా సమ్మెలు జరగని పరిస్థితి, ఎంతసేపటికి చర్చల మధ్య తప్ప సమ్మెల పోలేనటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంటుంది. అదేవిధంగా సమ్మెలకు సంబంధించినటువంటి మనం సమ్మెలు పోయినటువంటి పరిస్థితిలో లీడర్ల మీద క్రిమినల్ కేసులు, వ్యక్తిగతంగా కేసులు పెట్టడానికి, అదేవిధంగా జైలు పంపడానికి అవకాశంగా, శిక్షలు వేయడానికి అవకాశం దాంట్లో కొత్త లేబర్ చట్టాల్లో ఉంది. అదేవిధంగా ట్రేడ్ యూనియన్లకు సంబంధించినటువంటిది వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ప్రత్యేక ఎన్నికలు జరిగే పద్ధతి దేశంలో రహస్య బ్యాలెట్ సిస్టమ్ ఉంది. కానీ ట్రేడ్ యూనియన్ ఎన్నికలు అనేటువంటిది చెకప్ సిస్టమ్ ద్వారా, అంటే ఏ యూనియన్ ఏంటి అనేటువంటిది మేము ఫలానా యూనియన్ అని చేతులు లేపించే విధంగా ఉన్నది. అది అట్లా దేశంలో పెద్ద సంఘాలు అట్లనే వాళ్ళ చెకప్ సిస్టమ్ ద్వారా ఉన్నటువంటి ఒక స్థితి ఉంది. కోర్టుల్లో ఇవాళ ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్లు గుండాలుగా, మాఫియాలుగా వాదిస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా బీఓసి బిల్డింగ్ భవన నిర్మాణ రంగంలో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళ దగ్గర సెస్ వసూలు చేస్తున్నారు. 2% 100 కోట్ల డబ్బులున్నాయి ప్రభుత్వం దగ్గర. కానీ ఆ డబ్బుల్ని కార్మికులకు పంచే విధంగా లేవు. అదేవిధంగా క్లోజర్లకు సంబంధించిన పరిశ్రమల క్లోజింగ్ సంబంధించినటువంటి గతంలో 100 వరకు పర్మిషన్ లేకుండా, ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా మూసేసుకునే విధంగా, క్లోజ్ చేసే విధంగా, రిట్రీట్ చేసే విధంగా ఉండేది. ఇప్పుడు దాన్ని 300కు పెంచడం జరిగింది. అంటే ఈ కార్మికుల, ఈ పరిశ్రమల్లో పెట్టుబడిదారి వర్గం, పరిశ్రమాధిపతులు ఎప్పుడైనా ఈ పరిశ్రమలు మూసేసుకునే విధంగా వాళ్ళకు అవకాశం ఇచ్చారు. అదేవిధంగా 18 ఏళ్ళు దాటినటువంటి కార్మికులు ఎవరైతే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వర్కర్లుగా గుర్తించినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది. అట్లా మొత్తం ప్రధానంగా అనేక అంశాలు కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల యొక్క పర్మనెంట్ విషయంలో వచ్చినటువంటి తీర్పులు కానీ, ప్రధానంగా 4 లేబర్ గతంలో ఉన్నటువంటి మన కార్మిక చట్టాలు కార్మిక వర్గానికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి. అవి 1970లో 1970 ఆ ప్రాంతంలో భారతదేశం నుంచి విదేశీ సంస్థలు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇబ్బందికరంగా ఉండేది. ఎందుకంటే అప్పుడు మనకు చట్టాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి కార్మిక వర్గానికి భారతదేశంలో. ఇప్పుడు ఈ చట్టాల సవరణ అనేది ఏదో ఇది పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి ఒక స్థితి ఉంది. కనుక ఈ మోడీ ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా మనం ఉద్యమం చేయడం తప్ప, పోరాటం తప్ప, ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఓడించడానికి, ఈ ప్రభుత్వ కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా మనం నిలబడాలంటే, మనకు వాటి వెనక్కి కొట్టాలంటే ఉద్యమం తప్ప, పోరాటం తప్ప ఇంకో మార్గం లేదని తను వివరించడం జరిగింది. కామ్రేడ్స్ రైట్.